हेलो गाइस, आज की स्टोरी है स्नोडेन। ये एडवर्ड स्नोडेन के रियल लाइफ पे बनी है, जो कभी सीआईए के लिए काम करता था। वो सीआईए में एक कंप्यूटर इंटेलिजेंसी कंसल्टेंट के तौर पे काम करता था, जिन्होंने हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी 2013 में, और जिससे वो कभी अपने घर नहीं जा सके। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है लॉरा पॉइटर से, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, और उसके साथ है ग्लेन ग्रीनवॉल्ड, जो द गार्डियन नाम की ऑनलाइन न्यूज कंपनी में कॉलमनिस्ट है। वो लोग मॉल में स्नोडन का वेट कर रहे होते हैं, जिनसे वो कभी नहीं मिले। फिर स्नोडन आता है और वो लोग एक दूसरे से कोड शेयर करते हैं, ताकि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास हो जाए कि वो लोग राइट बंदों से मिल रहे हैं। गाइज, ये स्टोरी जून 3, 2013 में होती है। फिर स्नोडन उन्हें अपने रूम में ले जाता है और उनके फोन माइक्रोवेव में डाल देता है, जिससे फोन्स के सारे सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फोन ही क्यों नहीं ऑफ कर देता, पर इसके बारे में आपको इसी स्टोरी में पता चलेगा। फिर वो लोग स्नोडन का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें स्नोडन अपनी स्टोरी स्टार्ट से बताता है, जो कि स्टार्ट होती है 2004 से। वो हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करी, और वहां उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल थी, पर फिर भी वो अपना 100% दे रहा था। एक दिन सरप्राइज ट्रेनिंग में बेड से उतरते टाइम उसका पैर फिसल जाता है, जिसमें उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। पहले उसे 4 वीक के लिए रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद 8 वीक के लिए, और फिर कुछ और दिन। पर फिर भी स्नोडन के पैर पूरी तरह से ठीक नहीं होते, इसलिए उसे आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं, जिस वजह से वो फिर से आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। इस बात से स्नोडन काफी दुखी हो जाता है। वो नाइट में कोडिंग कर रहा होता है, तभी उसे एक लड़की का मैसेज डेटिंग ऐप पर आता है, जिसे उसने पहले कभी मैसेज किया था। स्नोडन ने उसे मैसेज किया था, गोस्ट इन शेल उसकी भी फेवरेट है। उसमें लड़की जवाब देती है, क्या तुम रियल लाइफ में भी इतने फीके हो। अब अगली सीन में स्नोडन सीआईए के इंटरव्यू के लिए जाता है। वहां पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ताकि पता चले वो सच बोल रहा है या नहीं। फिर उसका इंटरव्यू होता है, जिसमें उससे कई सवाल पूछे जाते हैं कि वो सीआईए क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तुम इंटरनेट के बारे में एक बच्चे को कैसे समझा सकते हो, और तुम स्पेशल फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और भी बहुत सारे सवाल, जिसका जवाब वो आराम से दे देता है। फिर उसका इंटरव्यू सीआईए के एक और बंदे के साथ होता है। वो भी उसी से वही सवाल पूछता है, तुम सीआईए क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। स्नोडन बोलता है, अच्छा लगता है कि आपके पास टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस है। इंटरव्यूअर मुस्कुराता है और कहता है, ये काफी नहीं है। स्नोडन को लगता है कि वो फेल हो गया, पर वो बंदा कहता है, हमारे पास होशियार लोगों की कमी है और मुझे अभी उनकी ज्यादा जरूरत है। इसलिए वो स्नोडन को एक चांस देता है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है स्नोडन से। वो कहता है, मेरा नाम कॉर्बिन है और मैं एक सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर स्नोडन अपनी क्लास के लिए सीआईए के इंस्टीट्यूट जाता है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। वहाँ के ऑफिसर्स अपने हाथ में हर वक्त गन तैयार रखते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई बुरी हलचल हो। अब ये स्टोरी चल रही होती है 2006 में। फिर स्नोडन अंदर जाता है। वो कॉर्बिन की क्लास ढूंढ रहा होता है। उसे एक बंदा मिलता है जो सिगाबा पे काम कर रहा था। स्नोडन उस मशीन के बारे में उससे पूछता है, और वो बताता है ये सिगाबा है। तो गाइस, सिगाबा एक क्रिप्टोग्राफी मशीन है, जिसका यूज मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह कोड में भेजने के लिए किया जाता है, और सिर्फ राइट की से ही उसे डिकोड किया जा सकता है। ये मशीन मोटर और रोटर पे काम करती है, और ये एनिग्मा के आइडिया से ही बनी थी। वहाँ स्नोडन को एक हॉटलाइन दिखती है, जो वॉशिंगटन से मॉस्को डायरेक्ट कनेक्टेड थी, जिसका यूज अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो तो उसे रोकने के लिए बनाया था। पर स्नोडन उस बंदे को अपना नाम बताता है, और वो बंदा अपना नाम फॉरेस्टर बताता है। वो वहाँ एक इंजीनियर, काउंसलर और इंस्ट्रक्टर है। स्नोडन को वहाँ बहुत सी पुरानी मशीन दिखती है, जिन्हें पहले कंप्यूटर की जगह यूज किया जाता था। उन सबको देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि जिन चीजों को उसने किताबों और ऑनलाइन देखा था, आज उसके सामने रियल में थी। फिर स्नोडन कॉर्बिन की क्लास में होता है, और वहाँ और भी सिलेक्टेड लोग होते हैं। कॉर्बिन पहले सबका एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है। वो हर बंदे को एक सिटी असाइन करता है, जैसे लंदन, बर्लिन, इस्तांबुल और भी बहुत सारी सिटीज। वो उन सबको बताता है कि उन्हें पहले कोवर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट करना है। कोवर्ट कम्युनिकेशन मतलब एक खुफिया नेटवर्क जिसे ट्रेस नहीं किया जा सके। इसे पीयर टू पीयर नेटवर्किंग से बनाया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। उनके बीच में ना ही कोई सर्वर होता है, ना ही कोई क्लाइंट होता है, और ना ही कोई एप्लीकेशन। वो ग्रुप ऑफ सर्वर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर उन्हें अपनी साइट का बैकअप लेना है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, और फिर से उन्हें अपनी साइट को रिस्टोर करना है। इस एक्सरसाइज को इसलिए किया जाता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा चालू और सिक्योर रहे। इस टेस्ट के लिए उन्हें 5 घंटे दिए जाते हैं, पर स्नोडन इसे 38 मिनट में ही कर देता है। वो जाके कॉर्बिन को बताता है उसने कर दिया, पर कॉर्बिन को उस पर विश्वास नहीं होता, और वो चेक करने आता है। स्नोडन उसे बताता है, आपने नहीं कहा था कि किस ऑर्डर में करना है, मैंने सीक्वेंस तोड़ के बैकअप प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया।
कॉर्बिन स्नोडेन से इम्प्रेस होता है और उसे सेलेक्ट कर लेता है। फिर स्नोडेन उस लड़की से पहली बार मिलता है जिससे वो इतनी दिनों से चैट कर रहा था। वो लोग घूमते फिरते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अगले सीन में कॉर्बिन क्लास में न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है बुश को कॉलर्स पे जासूसी करने की परमिशन मिली, जबकि 4th अमेंडमेंट बिल के अनुसार बिना वारंट के ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर वो फीसा के बारे में बताता है जिसे फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट कहते हैं। अगर उन्हें किसी के बारे में कुछ सस्पिशियस लगता है तो उन्हें फीसा वारंट लेना होता है जासूसी करने के लिए। पर कई बार ये वारंट सीक्रेट कोर्ट से भी आता है ताकि सस्पेक्ट को पता ना चल सके कि उस पर नजर रखी जा रही है। इसलिए इसकी अदालत भी बहुत खुफिया होती है और ऐसी चीजें आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगी। फिर कॉर्बिन और स्नोडेन बाहर मिलते हैं। वहाँ कॉर्बिन उसे बताता है आने वाले टाइम में वॉर धरती पे नहीं साइबर स्पेस में होगी। हम कई खतरों से घिरे हुए हैं जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन और मालवेयर, इसलिए उसे स्नोडेन जैसे लोगों की जरूरत है यहाँ पे। अब स्टोरी फिर से 2013 में आती है। स्नोडेन के रूप में गार्डियन से एक और बंदा आता है जिसका नाम मैक एस्किल है। वो स्नोडेन से प्रूफ मांगता है उसके सीआईए में होने का। स्नोडेन उसे अपना पासपोर्ट और वीजा देता है और साथ में ही सीआईए की, डेल की और एनएससी की आईडी भी दिखाता है, जिससे उस बंदे को विश्वास हो जाता है कि स्नोडेन सीआईए से ही है। मैक उससे पूछता है तुम अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हो, पर तुम्हें पता है इस पर गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी। स्नोडेन उसे बताता है कि वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को बर्बाद कर देंगे। वो मैक को बताता है कि ये सब वो पैसों के लिए नहीं कर रहा है। मैं जानता हूँ गार्डियन एक बहुत बड़ा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है और अपनी इंफॉर्मेशन को वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है और फिर वो लोगों को डिसाइड करने देना चाहता है कि वो सही है या गलत, और या फिर गवर्नमेंट जरूर कुछ बहुत गलत कर रही है। उसके लिए उसे गार्डियन की हेल्प चाहिए। फिर वो मैक को मेमोरी कार्ड देता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। वो कहता है जल्दी ही सीआईए को मेरे बारे में पता चल जाएगा और अब आप लोग मुझसे मिल चुके हैं तो अब वो आपके पीछे भी पड़ेंगे। फिर मैक उस रूम से बाहर जाता है और अपने ऑफिस में बताता है कि ये एक जेन्युइन बंदा है और इसके पास बहुत बड़ी स्टोरी है। उसके ऑफिस की बंदी बोलती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लॉयर्स की पूरी टीम है। वो रूम में वापस आता है और बोलता है कि हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। फिर स्नोडेन सीआईए में अपने पहले काम के बारे में बताता है। वो एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसका नाम एक्स की स्कोर है, जिसका यूज डेटा सर्च करने के लिए किया जाता है। मैक पूछता है क्या सर्च करने के लिए, तो स्नोडेन बताता है कुछ भी, आप उससे कुछ भी सर्च कर सकते हो इस दुनिया में। अब स्नोडेन 2007 स्विट्जरलैंड की स्टोरी बता रहा होता है। वो वहाँ सीआईए का कंप्यूटर सिक्योरिटी नेटवर्क संभालता था। अगले सीन में स्नोडेन का बॉस काफी गुस्से में होता है क्योंकि स्नोडेन ने ह्यूमन रिसोर्स की साइट हैक कर ली थी और उस वजह से स्नोडेन की कंप्लेन भी आई थी। और स्नोडेन उसे बताता है कि आपने ही कहा था वेबसाइट में फ्लॉ को ढूंढना है, इसलिए मैंने उस साइट को हैक किया ताकि मुझे उसके सिक्योरिटी फ्लॉ के बारे में पता चल सके। उसका बॉस उसे बोलता है क्या तुम्हारे पास इसका पैच है, तो स्नोडेन कहता है कि हाँ मेरे पास इसका पैच पहले से ही है और मैंने उसे आपको सबमिट भी कर दिया था प्रूफ के साथ। पर फिर भी उसका बॉस स्नोडेन की बात पे ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि मुझे फिर से कोई स्नोडेन कंप्लेन नहीं चाहिए। स्नोडेन अपने बॉस से परेशान हो चुका है और कहीं और ट्रांसफर चाहता है। फिर वो अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा काम करता है जिसमें वो सीआईए की सीडीज को डिस्ट्रॉय करता है जिसे सीआईए मिटाना चाहती है। वहाँ उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम गैब्रियल है और वो वहाँ एनएसए की सिस्टम संभालता है। गैब्रियल स्नोडेन को की स्कोर के बारे में बताता है जिससे वो दुनिया में किसी का भी ईमेल, चैट और एसएमएस देख सकता है। अगले दिन स्नोडेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक पार्टी में ले जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है और कहता है कॉर्बिन ने तुम्हारे लिए एक काम दिया है। स्नोडेन बहुत खुश हो जाता है। वो बताता है कि इस शहर में 10,000 से ज्यादा बैंकर हैं और वो चाहता है कि तुम्हें इनमें से किसी एक के साथ दोस्ती करनी है। शायद उनमें से किसी एक का सऊदी के पैसों के साथ कुछ कनेक्शन हो जो लादेन को फंडिंग कर रहे हो। स्नोडेन अपनी तरफ से बहुत ट्राई करता है पर वो किसी से बात नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प लेता है जो बात करने में बहुत अच्छी होती है। वो लिया से पूछता है क्या तुम किसी बैंकर को जानती हो। वो बताता है मेरी किसी से भी ढंग से बात नहीं होती, तो लिया उसकी हेल्प करती है। वो एक बंदे से मिलाती है जिसका नाम मार्वन है जो मॉनफोर्ड के लिए काम करता है। तो लिया स्नोडेन को ये कहकर मिलाती है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है जो फंस चुका है और उसे स्मार्ट सजेशन की जरूरत है। स्नोडेन मार्वन को बताता है कि तुम्हें पता ही है कि मैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ और उसे लगा कि उसे कोई एक वीक नेटवर्क मिल गया है जिससे वो मार्केट को ब्रेक कर सकता है। मार्वन उससे पूछता है कितने पैसे गंवाए हैं तुमने अब तक। स्नोडेन बताता है वैसे तो लिया को उसने $20,000 बताए हैं पर असल में अब तक उसने $45,000 गंवा चुका है। फिर स्नोडेन गैब्रियल के साथ मिलकर उसकी इन्फो निकालता है जिससे मार्वन का कोई वीक पॉइंट पता चल सके और उससे वो अपना काम निकलवा सके। फिर गैब्रियल मार्वन की बहन को दिखाता है लाइव जो अपने रूम में होती है। स्नोडेन गैब्रियल से पूछता है कैसे हम लोग उसे लाइव देख पा रहे हैं।
गैब्रियल बताता है उनके पास सभी फोन्स और कंप्यूटर का एक्सेस है, जो स्विच ऑफ फोन्स और कंप्यूटर्स को बिना किसी को पता लगे ऑन कर सकते हैं और वेबकैम से सबको देख सकते हैं बिना वेबकैम की लाइट ऑन किए। फिर स्नोडेन गैब्रियल को मार्वन की जिनेवा फैमिली पे ही ध्यान देने को कहता है। उन्हें मार्वन की 15 साल की बेटी दिखती है जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है। स्नोडेन उससे पूछता है क्या हम इसका फेसबुक अकाउंट देख सकते हैं, तो गैब्रियल बोलता है क्यों नहीं। फिर वो दोनों मार्वन की बेटी के मैसेजेस देख रहे होते हैं, जिसमें से उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बॉयफ्रेंड की माँ इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं और स्नोडेन बोलता है कि हमें बस यही चाहिए था। फिर स्नोडेन, मार्वन और उसका दोस्त एक पब में होते हैं। वहाँ स्नोडेन का दोस्त उससे बोलता है कि सब तुमसे बहुत खुश हैं क्योंकि मार्वन अच्छी तरह से सऊदी मनी को हैंडल करता है। फिर मार्वन स्नोडेन और उसके दोस्त के पास आता है और स्नोडेन के दोस्त को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी बेटी ने स्लीपिंग पिल ले ली थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड और फैमिली को डिपोर्ट कर दिया गया था। वो लोग जिनेवा में इलीगली रह रहे थे और स्नोडेन के दोस्त ने उसकी बेटी की जान बचाई। फिर वो लोग बाहर आते हैं और स्नोडेन का दोस्त उसे बोलता है मार्वन ने बहुत पी ली है, अब हम लोग उसकी कार से एक एक्सीडेंट करवाएंगे और उसे जेल में डाल देंगे और फिर उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे ताकि वो फिर उनकी मदद करेगा। पर स्नोडेन को ये सब सही नहीं लगता। वो कहता है मैं मार्वन को सब बता दूंगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि मार्वन को तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही जेल होगी, पर तुम एक अंडरकवर ऑफिसर की इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। अगले सीन में लिया लैपटॉप चला रही होती है, तभी उसे वेबकैम पे टेप लगा दिखता है जिसे वो उतार देती है। तभी स्नोडेन उसे रोकता है टेप निकालने के लिए। वो कहता है कि रशियन हैकर्स का खतरा है, अभी वो लोग वेबकैम को भी अब एक्टिवेट कर सकते हैं। स्नोडेन कहता है चीजें बहुत अजीब हो गई है जो मुझे थोड़ा परेशान करती हैं, पर लिया उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्नोडेन उसकी बात से नाराज होकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी बात है, क्या हो अगर कोई तुम्हें अभी देख रहा हो। वो बोलती है मेरे पास छुपाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो बताता है कल तुम्हारा कंप्यूटर ऑन रह गया था और उसने तुम्हें उस डेटिंग साइट पे देखा जिसपे वो पहले मिले थे, तुम उस पर किसी और को सर्च कर रही थी। लिया को ये अच्छा नहीं लगता कि स्नोडेन उसका कंप्यूटर चेक कर रहा है। वो बोलती है मैं किसी को सर्च नहीं कर रही थी। फिर वो स्नोडेन के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो जानती है कि स्नोडेन का अभी बहुत टफ टाइम चल रहा है। जहां मैक और गैलन स्नोडेन से डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये स्टोरी ढंग से बाहर नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, द गार्डियन वेबसाइट भी बंद हो सकती है। मैक स्नोडेन को बोलता है तुम्हें सीनियर एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट की जरूरत है जो इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी पे काम कर सके। स्नोडेन उन्हें कहता है कि स्टोरी को किस तरह से लोगों के सामने लाना है वो उनके ऊपर है, उसे उन पर विश्वास है। मैक स्नोडेन और ग्लेन को बोलता है कुछ घंटों में जेनी जो गार्डियन के एडिटर है वो और इंटेलिजेंस सर्विस और व्हाइट हाउस आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करने वाले हैं और उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है उसके बाद वो लोग आगे बढ़ेंगे। फिर वो लोग थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं। फिर स्नोडेन कैमरे वाली बंदी को अपने जापान 2009 की स्टोरी बताता है। वहां वो एक बैकअप सिस्टम बना रहा था जिसका नाम एपिक शेल्टर था। अगर किसी दिन एजेंसी के सारे सिस्टम पर अटैक हो तो एक सीक्रेट जगह पर सारा डेटा बैकअप रहेगा। वो बताता है कि एनएसए जापानीज को इम्प्रेस करना चाहता था अपनी टेक्नोलॉजी से। स्नोडेन उन्हें ड्रोन शॉट दिखाता है जिसमें वो लोग किसी भी जगह को लाइव देख सकते थे। तो एनएसए चाहता था कि जापानीज अपने सभी लोगों के कम्युनिकेशन डिवाइस को टैप करें, पर जापानीज इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। फिर भी उन लोगों ने जापानीज के फोन टैप किए और जब उनको पूरा कम्युनिकेशन पे एक्सेस मिल गया तब फिर वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गए और उन्होंने एक स्लीपर प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया उनके पावर ग्रिड, डैम्स और हॉस्पिटल में, ताकि जब वो दिन आए जब जापान हमारा साथी नहीं हो तब वो सिर्फ एक क्लिक से पूरे जापान को अंधेरे में डाल सकते हैं। और ये सिर्फ जापानीज तक ही नहीं था, ये मालवेयर उन्होंने उन दुनिया के सभी देशों में डाल दिया था। वो कहते थे कि ये सब टेररिज्म को रोकने के लिए है, पर यह सब इकोनॉमी और सोशल कंट्रोल पाने का एक तरीका था। एनएसए दुनिया के किसी भी सेलफोन को ट्रैक कर सकता है। इस तरह से मानो कि आपकी पूरी लाइफ एक डेटाबेस में है जिसे कोई भी कभी भी देख सकता है। स्नोडेन बताता है जब मैं सीआई के लिए बैकडोर पे काम कर रहा था तब मुझे सॉल्यूशन कंसल्टेंट का टाइटल दिया गया था। फिर कुछ टाइम बाद स्नोडेन कॉर्बिन से मिलता है जो उसे हवाई में एक नया जॉब ऑफर देता है और फिर से स्नोडेन का एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जो कि सीआई में होना नॉर्मल बात है। अब स्टोरी 2012 हवाई में होती है जहां स्नोडेन एनएसए के सेंटर में जा रहा होता है। एनएसए के हेडक्वार्टर में एंटर होने के लिए स्नोडेन को एक एक्सरे मशीन से निकलना होता है अगर कोई छोटी सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी छुपाया हो उसका पता लगाया जा सके। क्लियरेंस होने पे वो अंदर आता है और उसे गैब्रियल मिलता है जो उसके साथ जापान में काम करता था। फिर अंदर जाने पर वो अपनी टीम से मिलता है जिसका मेन लीड ट्रेवर जेम्स है। वो इंटरैक्टिव ऑप डिवीजन का चीफ है। वो बताता है तुम एंटॉक टीम के साथ काम करोगे जो डिफेंस सिक्योरिटी देखता है। फिर स्नोडेन हैंस से मिलता है जिसे उसके साथ काम करना है। वो साइन लैंग्वेज भी जानता है जिससे इशारों में बात कर सकते हैं और स्नोडेन भी उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानता है।
इसलिए स्नोडेन हाइंस से मिलकर बहुत खुश होता है। ट्रेवर उसे एक जॉब टास्क दिखाता है जिसमें ट्रेवर एक लोकेशन के बारे में एक बंदी को बताता है और वो बंदी उस जगह पे बॉम्बिंग करती है। स्नोडेन उससे पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बैड गाइज है। वो बताता है हम लोग उनका फोन कॉल और सिम कार्ड को ट्रैक करते हैं। फिर स्नोडेन पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो बुरा आदमी अपने बुरे सेलफोन के साथ ही है जिसपे हम बॉम्बिंग करने वाले हैं। तभी हाइंस कहता है हमें नहीं पता होता, और ट्रेवर हाइंस को बीच में रोकते हुए कहता है हमें पता होता है क्योंकि वहां पर काफी फील्ड एजेंट्स भी होते हैं जो इसको कंफर्म करते हैं। फिर स्नोडेन प्रोग्राम का नाम पूछता है। ट्रेवर बताता है कि एपिक शेल्टर जो एक बैकअप प्रोग्राम है। तभी स्नोडेन बताता है आपातकालीन फेलियर के लिए, और ट्रेवर स्नोडेन से पूछता है तुम्हें कैसे पता। स्नोडेन बताता है मैंने ही एपिक शेल्टर बनाया है। स्नोडेन बोलता है मैं एपिक शेल्टर के बारे में ही सोच रहा था। आज के टाइम हम बहुत सारे प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं जिन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए एक इंडेक्स की तरह जो रियल टाइम में अपडेट हो। हमारे पास ऑलरेडी एपिक शेल्टर है जो सारी इंटेल को कलेक्ट करता है। हमें बस एक वेब पोर्टल चाहिए जिसे कैटलॉग और सर्च किया जा सके। ट्रेवर स्नोडेन को बोलता है कि इसके लिए उसको अप्रूवल लेना होगा, तो वो स्नोडेन से पूछता है क्या तुमने इसका कोई नाम रखा है। तो स्नोडेन बताता है हार्ट बीट। फिर स्नोडेन के सामने एक और बॉम्बिंग होती है जहां एक कार को टारगेट बनाया जाता है और उस कार के आसपास बच्चे और औरतें भी थे। वो चीज स्नोडेन को काफी अफेक्ट करती है। फिर वो अपने साथियों को एक डेटा कलेक्शन मैप दिखाता है जिसे उसने हार्ट बीट बनाते टाइम बनाया था। वो मार्च का डेटा कलेक्शन दिखाता है जिसमें वर्ल्ड वाइड कितना ईमेल्स और स्काइप कॉल्स हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा यूएस का डेटा होता है जो रशिया से डबल था। तभी ट्रेवर वहां आता है और उस हीट मैप के बारे में पूछता है। स्नोडेन बताता है मैंने इन सबको यहाँ इनपुट के लिए बुलाया था ताकि मुझे सजेशन मिल सके कि इस पे अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या नहीं। ट्रेवर स्नोडेन को बोलता है कि उसे हार्ट बीट के पास कोई नहीं चाहिए। स्नोडेन बोलता है कि ऐसा फिट नहीं होगा। फिर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ स्नोडेन अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर वो ठीक होकर कॉर्बिन से मिलता है और जो उसने बहुत सारे चाइनीज आईपी ब्लॉक किए थे। फिर कॉर्बिन स्नोडेन को बताता है तुम्हारी और तुम्हारे टीममेट की कॉन्वर्सेशन ट्रेवर को नहीं पता है। स्नोडेन बताता है कि हार्टबीट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और उसके लिए उसे अपने कलीग्स के सजेशन की जरूरत थी। कॉर्बिन उसे कहता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तभी तो जो जिनीवा में हुआ उसमें उसने उसकी काफी मदद की थी और जो बात उसने अपनी पॉलीग्राफ टेस्ट में भी झूठ बोली थी। स्नोडेन बताता है आपने क्लास के फर्स्ट डे में पिज्जा कोड के बारे में बताया था जहां बुश ने टैपिंग प्रोग्राम का अप्रूवल करवाया था। कॉर्बिन बोलता है कि कभी कभी हमें पूरा सच छुपाना पड़ता है। कॉर्बिन स्नोडेन से पूछता है क्या तुमने कभी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम का यूज किया है। स्नोडेन बोलता है हाँ, पर पॉलीग्राफ टेस्ट के टाइम पे स्नोडेन ने झूठ बोला था कि उसने किसी भी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम का यूज नहीं किया। स्नोडेन बताता है मुझे लिया पर शक था, इसलिए वो पता कर रहा था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कॉर्बिन बोलता है मुझे पता है इस जॉब में रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती है, पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसका फोटोग्राफर फ्रेंड बस उसका फ्रेंड है, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं। और फिर स्नोडेन वहां से चला जाता है। अगली सीन में स्नोडेन लिया को बताता है कि उसके फोन कॉल्स और ईमेल्स को मॉनिटर किया जा रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि इस घर में माइक्रोफोन और हिडन कैमरेस भी हो, पर वो इस बात पे श्योर नहीं होता। लिया उससे पूछती है कि ये सब कौन कर रहा है, तो वो बताता है कि शायद सीआईए का मेन ऑफिसर। वो बोलता है अब हम लोग घर जाएंगे और नॉर्मल बिहेव करेंगे, और अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पे इंक्रिप्टेड मेल सेटअप किया है जिससे तुम मुझे मैसेज कर सकती हो। वो बोलता है कुछ दिनों के लिए तुम अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ और उन्हें बताना कि मुझे किसी बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा और तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने के कारण तुम्हें उनके पास आना पड़ा। लिया उससे पूछती है क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो स्नोडेन बोलता है कि कुछ टाइम के लिए, और लिया उसकी बात मान जाती है। और फिर स्नोडेन लोरा को मेल करता है मिलने के लिए। फिर वो अपने एनएसए हेडक्वार्टर जाता है, पर वहाँ सबका ध्यान एक दूसरे प्रॉब्लम पर होता है। स्नोडेन इसका फायदा उठाकर वीजा और एनएसए के सारे डॉक्यूमेंट जो वो पब्लिक से छुपा रहे थे वो सभी कॉपी कर लेता है एक मेमोरी कार्ड में। तभी ट्रेवर और हैंस स्नोडेन के कैबिन में आ रहे होते हैं। अभी भी एक फाइल कॉपी हो रही होती है और फिर जैसे ही स्नोडेन मेमोरी कार्ड निकालता है वो वहीं नीचे गिर जाता है और हैंस उस मेमोरी कार्ड को देख लेता है और उसे अपने पैर से छुपा देता है। फिर ट्रेवर के जाने के बाद स्नोडेन वो मेमोरी कार्ड को उठा लेता है। वो हैंस को साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। हैंस उसे बोलता है तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो इस कैप्टन अमेरिका के साथ। स्नोडेन हंसते हुए बोलता है मेरे जाने के बाद शायद एनएसए तुम्हारे पीछे लगेगा। हैंस बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। फिर स्नोडेन रूबिक क्यूब में वो मेमोरी कार्ड छुपा देता है और सिक्योरिटी गेट की तरफ बढ़ता है। वो उस रूबिक क्यूब को सिक्योरिटी गार्ड को खेलने को देता है और वो उस मशीन से निकल जाता है। क्योंकि क्यूब बाहर गार्ड के पास ही था इसलिए वो स्कैनर में स्कैन नहीं होता और वो आराम से मेमोरी कार्ड के साथ बाहर होता है। अब स्टोरी फिर से 2013 में आती है। द गार्डियन के पास कोर्ट ऑर्डर आ जाता है जिससे वो लोग स्नोडेन की स्टोरी पब्लिश कर देते हैं, जिसे न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में बताया जाता है। एनएसए और एफबीआई उन सेंट्रल सर्वर्स को टैपिंग कर रहे हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियां चला रही है।
फिर स्नोडेन मैक को सारी फाइल का एक्सेस देता है और कहता है कि मैंने अपने सारे एक्सेस निकाल दिए हैं और अब से ये फाइल सिर्फ तुम लोग ही एक्सेस कर सकते हो। फिर वो वहां से निकलता है और एक छोटी सी जगह में अंडरग्राउंड हो जाता है और कुछ टाइम के लिए वो अंडरग्राउंड ही रहता है। और जैसे ही हालात थोड़े ठीक होते हैं तो वो रशिया चला जाता है और वहां विकीलीक्स के लॉयर उसकी हेल्प करते हैं और रशिया यूएस की स्नोडेन को पकड़ाने में कोई मदद नहीं करता। अब स्नोडेन मॉस्को में लिया के साथ आराम से रह रहा है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक और स्टोरी के साथ।